आवाज नहीं आ रही सर। जी अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है? एनीवन मुझे बताया कि आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है भाई? जी 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 ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ ये। अच्छा चलो, अच्छा यस हुआ है सर। कि हमारी वो जो किसी ने लाइनें लगाई थी वो भी जो रेज हो गई हैं। अच्छा, ये हमारे पूरे क्या है, ये लंग्स है। माइक ऑफ कर दे अपने। ये पूरे क्या है, लंग्स है कट हो गया ये सर। जी। जी बोले। भाई मेरी आवाज आ रही है? कोई बोल रहा है यार? सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये दूसरी साइड पे जिनके माइक ऑन है वो आप अपनी तरफ से म्यूट कर दें। ओके ठीक हो गया। मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि ये कहाँ से जो है वो म्यूट होगा इनका, सबके माइक जो है वो। हेल्प कर दे। जी आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आ सर, रही आ है। सर। गई। चलें, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझसे म्यूट तो नहीं हो सका, मुझे ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन चले हम लोग, आप लोग थोड़ा सा अपने खुद ही कर दे आप लोग माइक अपना, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास लंग्स है हमारे, और ये जो लंग्स है ये सारे लंग्स है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लंग्स है। अच्छा, आप लोग हम लोग आते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ये वाला एरिया जो है इसमें 1 2 और 3, ये 3 चीजें मौजूद हैं। ये तीनों चीजों को हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को, ये मेरी जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने मैथमेटिकल थोड़ा सा इसको टाइप बनाया हुआ है। ये वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी, और जो हमारे पास टीबी है टाइडल वॉल्यूम है, और आईआरवी जो है वो हमारे पास क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और साथ हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अच्छा, टोटल आप एक छोटी सी चीज और आप लोग को ऐड कर दो ताकि मजीद समझने में आसानी रहे। ये सारा जो लंग्स है हमारा, इसके पास कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी जो है 6000 मिलीलीटर है। और ये टीपीएससी में सवाल आता है, आप लोगों ने इजीली इसका जवाब देना है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 6000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें से ये जो 1 2 3, ये 3 पोर्शन हैं, ये वाइटल कैपेसिटी से बोलते हैं। ये 48,000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 48,000, 4800 मिलीलीटर, यानी 4800 मिलीलीटर ये होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि फोर्सफुली हम लोग अपनी जो लंग्स हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। अच्छा सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिम। अच्छा, ये थोड़ी सी मिक्सअप हो गई। ये जो 500 टाइडल वॉल्यूम है, ये जो टाइडल वॉल्यूम है 500, इसको ये हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। इसको आप लोग दोबारा समझ लें। दोबारा से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो दरअसल 1200 जो है, लेक्चर देते देते सम टाइम ऐसा होता है कि मेमोरी जो है वो स्टॉप हो जाती है, बोल बोल के, ठीक है। तो उस ये जो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो है 1200 मिलीलीटर। अगर आप लोग देखें तो ये जो हवा, ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये हमारा जो एक ग्राफ बना हुआ है, अगर आप इस ग्राफ को देखें, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे हलचल हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई हलचल नहीं है रेजिडुअल वॉल्यूम।
यानी कि इस वाली हवा को, जो 1200 मिलीलीटर हवा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इसको छेड़ नहीं रहा। यानी कि ये हमारे जो एलोवलाई हैं, जो एयर सैक्स हैं हमारे, उनके अंदर ये हर वक्त क्या है, मौजूद रहती है, ताकि वो आपस में पिचक ना सके और हमारे जो लंग्स हैं वो जिंदा रहें, सलामत रहें, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन रहेगी तो वो रेड रहते हैं। रेड अगर नहीं रहेंगे तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1200 मिलीलीटर। जब भी आप लोगों के पास रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाए तो आप लोगों ने उसका आंसर लगाना है 1200 मिलीलीटर, ठीक है। और ये होता क्या है, ये वो है जब हम ऑक्सीजन मुंह के अंदर ले जाते हैं, नाइट्रोजन भी साथ जाती है, साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ठीक है, साथ ऑक्सीजन भी जाती है। जो ही ये तीनों गैसेस हमारे लंग्स के पास जाती हैं, तो चाहे ये हवा ज्यादा हो, यानी 6000 मिलीलीटर से तो ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 6000 मिलीलीटर है। तो 6000 फर्ज करें मिलीलीटर हवा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर गई है, वो लंग्स के पास गई है। वो जो ही लंग्स के पास गई है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा उसमें शामिल हो गई और दोबारा हम लोगों ने सांस को बाहर निकाल दिया। अच्छा, 6000 गई थी, अब इसमें से फर्ज करो पहली दफा हमारे लंग्स में गई है ये वाली हवा, तो 1200 मिलीलीटर जो है वो जाके रुक जाएगी हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। और वो हर वक्त जब तक हम मरते दम तक जो है वो 1200 मिलीलीटर जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद रहेगी। इसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और 1200 मिलीलीटर से मुराद ये है कि 1 से 1.2 लीटर, यानी 1.2 लीटर के करीब ये हवा होती है, ठीक है, जो हर वक्त क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहती है, ताकि हमारे लंग्स जो है वो रेडिश शेप में रहे, ठीक है। और वहाँ जितने भी कैपिलरीज फिर रही हैं, ठीक है, वो हर वक्त उनको ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे, ठीक है, और काम चलता रहे। लेकिन ये वाला जो एरिया है जिसे हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि 4800 मिलीलीटर है, ठीक है, इसमें एक है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है जो कि 3100 मिलीलीटर है, और एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर हम लोग आए तो हमें पता चलता है जो TLC है, इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ये कितना है, 6 लीटर है, ये यहाँ पे 600 मिलीलीटर में लिखा हुआ है। FRC जो है वो क्या चीज है, इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्सपायरेशन, ठीक है। और वो आप लोगों को पता है कि ये है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरिंग एंड लीविंग द लंग्स इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, अच्छा, ये वाला जो है टाइडल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, ठीक है। ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरिंग एंड लीविंग द लंग्स, यानी कि हवा जो है वो 500 मिलीलीटर ऐसी हवा है जो कि हमारे जिस्म में आती है और वापस निकल जाती है। जो बाकी है, ये जो रेड है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें ऑक्सीजन होता है, ये यूज हो जाती है, खर्च हो जाती है, ब्लड इसे लेके अपने पास ले जाता है और क्या करता है, अपने वर्किंग या फंक्शनिंग करवाता है हमारे मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। और उसके बाद क्या है, the volume of the air that leaves the lungs during a maximal force expiration is known as the vital capacity। और ये vital जो capacity है, ये क्या चीज है, ये वो वाली चीज है कि the volume of air that leaves the lungs during a maximal force expiration, जो कि मतलब आप ऐसे समझ लें कि आप 6 लीटर लेके गए, आपने बड़ा जोर लगा के सारी हवा बाहर निकालने की कोशिश की है, तो फिर भी 1200 तो अंदर रहनी है, क्योंकि वो तो रेजिडुअल वॉल्यूम है। आप कितनी निकाल सकते हैं, 4800 आप निकाल सकते हैं हवा अपने बॉडी से, ठीक है। इसे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, यानी इससे ज्यादा आप हवा दोबारा एक्सपायर अपनी बॉडी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं जी, वाइटल कैपेसिटी कितनी है। वो टोटल 4800 है, जिसमें से 500 आगे पीछे जा रही होती है, 3100 जो है वो हमारी यूज हो 3100 यूज हो जाती है, और 1200 मिलीलीटर जो है वो वापस फिर बाहर आ जाती है। यानी अब क्या समझे हम लोग, ये रेड एरिया जो है ये वो वाली हवा है 6 लीटर में से, 600 मिलीलीटर में से, जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये वो वाली हवा है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और गायब हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये चली जाती है, रेड जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। 500 मिलीलीटर ऐसी हवा है जो कि मतलब एक पैसेज के अंदर फिर रही है, जाती है और वापस मतलब चलती रहती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ये 1200 मिलीलीटर है। ये 500 मिलीलीटर है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो टाइडल वॉल्यूम है, इसको अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता रहा था, वो इसके साथ हमने मिक्सअप कर दिया था, ठीक है, उसके साथ रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ।
लेकिन ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये वो है जो एक टाइड की शक्ल में नहीं, वेव की शक्ल में हवा जा रही है, मुंह तक की जाती है और फिर वापस आ जाती है, फिर फेफड़ों तक जाती है और वापस आ जाती है। यानी कि ये जाती है बाहर और इधर यहाँ तक की जाती है और पीछे से अगला सांस आ जाता है, वापस आ जाती है। तो वो कितनी है, 500 मिलीलीटर है। और फिर हम बाहर कितनी निकालते हैं, सिर्फ 1200 मिलीलीटर हम वापसी पे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये 1200 मिलीलीटर कौन सी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और पीछे कितना बच गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल ये तीन चीजें जो है मिला के 4800 मिलीलीटर और 1200 ये मिला के हमारी लंग कैपेसिटी बनती है जो कि 6000 मिलीलीटर है। इसको मैंने मजीद जिस डायग्राम में लिखा है वो आप लोग देख ले। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन, वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी, और टीवी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो है, इनको आप लोग जमा करेंगे तो आपकी ये टोटल बन जाएगी। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग नीचे आए तो ये वाला जो टोटल लंग कैपेसिटी है 6000, वो क्या है, ये वाइटल कैपेसिटी जमा रेजिडुअल वॉल्यूम। ये साथ मेरे, ये आप लोग को शायद नजर आ रहा होगा लेकिन मेरे सामने ये जो है वो टास्क बार आ रही है जूम की, इसलिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये दोनों मिलके टोटल लंग कैपेसिटी 6000, 1200 और 4800 टोटल क्या बनाते हैं, 6000 बनाते हैं। इसको आप लोगों ने मजीद सर्च आउट करना है, मजीद इसको आसान करने की कोशिश करनी है। मैंने कोशिश की आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एंड हो रहा है और यहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम शुरू हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन है तो अभी कर लें ताकि हम मजीद वापस फिर इधर ना हमें आना पड़े, ज्यादातर आप लोग को याद ही होगा। जी आप लोग अपने माइक ऑन करके जो क्वेश्चन करना चाहता है कर सकता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आपने लंग्स का वेट 1.1 केजी बताया ना? फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए थोड़ा कम होता है, 1 केजी के करीब होता है, ठीक है। 1 केजी टू 1.1 केजी हम लोग कहते हैं, यानी 1.1 केजी मेल के लिए कितना? होता है, ठीक है। ये हेल्थी एक मेल के लिए है, ठीक है। तो फीमेल के लिए कितना होगा? 1 केजी। ये बंदे, ये वेरी करता है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। ये एक हेल्दी बंदे का लंग जो है उसका वेट मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बाकी ये वेरी करता है बंदे की अपनी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर पे, पोस्चर। जी सर अगर ये पेपर में आ जाता तो वहां तो नहीं ना ये मेंशन किया होगा कि नहीं, वहां आप लोगों ने एक ही, जब वहां इतना करीब करीब जो है 1.1 केजी, इसलिए मैंने 1.1 केजी लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में मैंने इसे सर्च आउट किया ना इधर उधर से, मोस्टली साइट्स पे और मोस्टली जो है बुक्स में वो 1.1 केजी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। जी कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर। आगे चलें। जी सर। अच्छा ये वाली स्लाइड आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गई क्योंकि यहाँ से पेपर में आने के चांसेस हैं। ये एलोबलाई वाली और ये वाली जो है VO2 मैक्सिमम वाली, और हमारे पास ये रेजिडुअल वॉल्यूम वाली, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी वाली और टोटल लंग कैपेसिटी वाली। ये आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके हैं आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर ये VO2 मैक्सिमम जो है वो थोड़ा सा दोबारा जी मैं दोबारा समझाइएगा बता काइंडली। देता हूँ, आप लोगों ने इसको सिंपली आप लोगों ने याद रखना है कि VO2 मैक्सिमम जो है वो दरअसल हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, कि वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है कि वो कितनी ऑक्सीजन बाहर से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि ब्लड आए। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड आता, अब देखिए एक बंदे ने फौरी भागना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसकी VO2 मैक्सिमम जो है वो नहीं बनी। मैंने पहले बताया कि ये बनती है एक्सरसाइज करने से, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने से खास तौर पे, ठीक है, इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करने से ये बनती है। तो अब फर्ज करें एक बंदा है जिसने 2 महीने हो गए कुछ खेला नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो है वो सारी जो है वो रिकवरी हो चुकी है, वो वापस उसकी इंड्योरेंस जा चुकी है। तो क्या होगा, वो जो ही भागेगा थोड़ी देर तक वो गिर जाएगा, थोड़ी देर तक उसको सांस, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसकी ब्रीथिंग रेट तेज हो जाएगा, वो उससे चला नहीं जाएगा। दरअसल उसकी VO2 मैक्सिमम कम है, ठीक है, उसके पास ऑक्सीजन जखीरा करने का जो जगह है वो क्या है, कम है।
और जब वो ऑक्सीजन जखीरा करने की जगह कम है, जब वो भागेगा, ब्लड भाग के उसके पास आएगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन दो, मसल्स को चाहिए, मसल्स जो है वो मांग रहे हैं ऑक्सीजन, उन्होंने भागना है, ठीक है, भगाना है बंदे को। तो क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन का जखीरा कम पड़ा होगा, तो जारी बात है वो उसे जो है वो जल्दी वो थक जाएगा। लेकिन अगर उसके पास VO2 मैक्सिमम, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, ठीक है, तो उसे एक्सेसिव ऑक्सीजन मिलेगी और वो लंबी देर तक चलता रहेगा, उसे हार्ट, उसकी ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट जो है वो इतना फास्ट नहीं होगा। जी थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट चलाना है, ये इजी है, आप सब लोग को आता है मुझे पता है, ठीक है। इसमें जो चीजें थोड़ी बहुत होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये है कि इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट चलाना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दांत भी इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। टंग भी इसका हिस्सा होती है। और उसके बाद जो है वो एपिग्लोटस पहले हम बता चुके हैं, वो भी इसका हिस्सा होता है, ठीक है। और फेरिंग्स हम पहले बता चुके हैं, थ्रोट वो भी इसका हिस्सा होता है। एसोफेगस, लिवर, स्टमक और गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और रेक्टम और एनिस, ये सारे जो हैं इसके क्या हैं, अज़ाएं जिनकी बुनियाद पे डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो रन करता है, चलता है इंसान के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी है, याद करने वाली चीजें डाली हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये क्या होता है, GI इसे बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये वो नाली होती है जो मुंह से शुरू होती है और हमारे एनस तक, यानी जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, उसका जो एंड पार्ट होता है वहां तक ये क्या चलती है, ये चलती है नाली, ठीक है। इस नाली के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ओरल कैविटी भी है, ये मुंह है हमारा, हमारी खुराक की नाली है, और स्टमक है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये सारी चीजें इसी के साथ जुड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं GI ट्रैक, ठीक है। अगर इसे आप लोग, ये स्लाइड्स में भेजूंगा, आप लोग इसको मजीद देख लीजिएगा। योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड योर लिवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो इसको आप लोगों ने देख लेना। आगे चलते हैं जी, कि क्यों हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो या डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली हमारी जो खुराक है उसकी ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो फेजेस में डाल के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अब्जॉर्प्शन होती है, किसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ज्यादातर 90% प्रोटीन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है, हमारे जिस्म का हिस्सा, वो हमारे मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद मुंह जो है हमारा, वहां से तो कार्बोहाइड्रेट तो मुंह से ही हमारे जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक तमाम कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन चुके होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीजें जाके क्या होती हैं, हमारे इस जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। और उसके बाद जो तीसरी फैट्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, और वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग न्यूट्रिशन वाला जो हमारा पोर्शन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है वाइज डाइजेशन। डाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन अगर नहीं होगी तो हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, हम लोग जो है वो, हमें न्यूट्रिएंट की हर वक्त जरूरत होती है, ठीक है। और ये हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और जो 6 न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद इनके जो यूनिट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट ग्लाइकोजीन है, ग्लाइकोजन की शक्ल में लेके जाता है, प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड्स है, और फैट का एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड है। तो इसमें ये लेके जाता है, ठीक है। और फिर ये हमारे जिस्म का हिस्सा, तो कैलोरीज की शक्ल में ये चले जाते हैं, और कैलोरीज के बाद जो है ये ATP की शक्ल में चले जाते हैं, और ATP के बाद ये ऑक्सीजन जो ही इनके साथ मिलती है तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और हमें एनर्जी देते हैं। और विटामिन्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें से सवाल आ जाते हैं, मिनरल्स एंड वाटर भी पढ़ेंगे। तो ये जो है वो इसीलिए जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आ रहे हैं जी, बट ऑर्गन्स मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से मेजर इसके ऑर्गन है जी, माउथ है, एसोफेगस है, खुराक की नाली, स्टमक है हमारा, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और एनस है, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ
पैंक्रियाज इसके साथ मिला होता है, ठीक है। और लिवर होता है, लिवर की जो है वो लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है हमारा जो है वो गॉल ब्लेडर में जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और वहां से वो बाइल जो है वो वापस हमारी छोटी आंत के साथ मिल जाता है। इसको भी आगे बढ़ते डिटेल करते हैं। तो माउथ पे आ रहे जी। माउथ जो है इसमें आप लोगों ने स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और स्लेवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। तो स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, ये वाली चीजें ये प्रोड्यूस करता है, समझ आ रही है? ये सीक्रेशन इसकी होती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में से निकल के हम तक पहुंचती हैं। और ये कौन सा सिस्टम इनको चला रहा होता है? मैंने बताया था कल आप लोगों को, ये कौन सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो इनको चला रहा होता है, जितने ये स्लेवरी ग्लैंड्स है हमारे, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और उस स्लाइवा के अंदर पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जो कि वाटरी सीक्रेशंस करते हैं, यानी हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है। और सब मिक्सिलरी जो है वो मैंडिबुलर ग्लैंड प्रोड्यूस मिक्स सीरस एंड म्यूकस सीक्रेशन, थोड़ी सी गाढ़ी वाली जो हमारे मुंह के अंदर आती है सीक्रेशन, ठीक है, वो होती है। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली म्यूकस भी उसमें होती है, ठीक है। तो ये वाले तीन तरह के हैं। इसके बाद एसोफेगस आ जाएंगे। एसोफेगस में आप लोग आते हैं तो सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज याद रखनी है, इसका साइज है। एसोफेगस ये मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। एसोफेगस का साइज होता है 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद मेदा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाएं जी। और इसके बाद ये जो एसोफेगस है, इसकी एक हरकत होती है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से खुराक जो है क्या आती है, ऊपर से चलती है मुंह से, और कहाँ पे आ जाती है? स्टमक के अंदर आ जाती है। अगर हम देखें, हम लोग ये जो है वो खड़े हैं, या हमें कहा जाता है कि जनाब आप खुराक खाने के बाद आधा घंटा तक जो है वो आप लोग लेटे ना, या बैठे रहें, या कोई आधा घंटा 20 मिनट आप वॉक कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी खुराक है वो सीधी डायरेक्ट उड़ के स्टमक में नहीं चली जाती, वो ऐसा ऐसा स्टमक में जाती है। वो किस में रुकती है, या स्लो स्लो होके किस में जाती है? ये जो हमारी एसोफेगस है, जो कि 25 सेंटीमीटर जो कि यहाँ से लेकर मेदे तक है, ठीक है। तो ये ये ऐसा ऐसा जाती है। अगर हम खुराक खाने के बाद फौरी सो जाए तो होता क्या है कि ये जा फिर भी ये मेदे तक पहुंचा देती है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन एक इशू होता है। वो इशू क्या होता है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटी है, जो खिंचाव है जमीन का, ठीक है, वो नहीं पड़ता। अगर वो ग्रेविटी का असर भी पड़ जाए तो ये जल्दी जो है, इसको कम काम कर अपनी पेरिस्टाल्सिस या मूवमेंट करनी पड़े, और ये जल्दी खुराक जो है वो मेदे में पहुंच जाए। अब होता क्या है कि अगर हम लोग लेट जाते हैं तो लेटने से क्या होता है कि इसको बड़ी जो है वो ताकत लगानी पड़ती है। पेरिस्टाल्सिस, ये नीचे मैंने लिखा पेरिस्टाल्सिस द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विद इन द एसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्सिस जो है वो एसोफेगस इसको नीचे पिचकने की कोशिश करती है ताकि सारी खुराक मैदे में चली जाए। तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। जब टाइम कंज्यूम हो जाता है तो स्टमक जो है उसके अंदर एंजाइम जो है वो निकल रहे हैं, समझ आ रही है? जैसा कि रेनिन है, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये तो निकल रहे हैं। अब ये कब निकलना शुरू हो गया? जो ही मुंह के अंदर खुराक गई है, दिमाग ने फौरी बता दिया स्टमक को कि भाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए इनको निकालो, खुराक आ रही है, उसके ऊपर आपने गिराने हैं ताकि खुराक बारीक बारीक हो जाए। अब खुराक तो पहुंची लेट, वो एसोफेगस में फिरती रही और वो पहुंची लेट। अब वो जब लेट पहुंची तो अंदर उनकी सीक्रेशन पहले ही हो चुकी है, और वो तेजाबी खासियत के हैं सारे, ठीक है। तो उन्होंने अंदर हमारे स्टमक को क्या करना शुरू कर दिया है? तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और जिससे हमें सबसे पहली जो निशानी हमें नजर आती है वो होती है हार्ट बर्निंग, ऐसे बोलते हैं। स्टमक मतलब हमारा जो है उसमें क्या होना शुरू हो जाता है? आग सी हमें लगना शुरू हो जाती है, समझ आ रही है? तो ये स्टमक यानी कि डिस्टर्ब होना हमारा सारा सिस्टम शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए खाना खाने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत चले, ताकि अपने टाइम पे जो है वो खुराक स्टमक में पहुंचे, और जो सीक्रेशंस हैं स्टमक की वो उनके ऊपर अमल करें, और बारीक होके अपने टाइम पे खुराक जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसमें भी वो एपिग्लोटिस का जिक्र कर रहा है, ठीक है। वही फ्लैप है जो मैं पहले बता चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे वो एक चीज और है, बॉटम ऑफ योर एक्सचेंज कार्ड द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, ये आप लोग देखें, ये जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, ये स्टमक शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे एक इस तरह का आप समझ लेके खुराक सीधी आ रही हो तो थोड़ा सा उसको यूं मोड़ के नीचे आना पड़ता है, ठीक है। जब वो मोड़ के यूं नीचे आती है
तो ये जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट जो है वो मैदे के अंदर से खुराक जाए या कोई हार्ड किस्म की हम चीज खाएं तो वो इशू कर सकती है। तो वो थोड़ा सा स्पिंक्टर लगे होते हैं तो थोड़ा सा खुराक की पेस को जो ऊपर से आ रहे होते हैं उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जी, एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न ये मैंने अभी बताया, ठीक है। ये क्यों होता है ये भी अभी मैंने बता दिया। पेरिस्टाल्सिस मैंने बता दिया कि ये वाली जो इसकी हरकत होती है इस पाइप की, ठीक है, खुराक वाले पाइप की, वो ऐसा ऐसा उसको खुराक को हरकत करवा के नीचे लाता है। स्टमक है जी, स्टमक आप लोगों को पता है बड़ी ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम की अहम चीज है। आप लोग कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिट है तो ठीक होगा। स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन और कंटेनर होता है जिसमें खुराक चली जाती है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, शायद मैं यहाँ ऐड नहीं कर सका, 2 से 3 केजी खुराक जो है वो हमारे स्टमक के अंदर जा सकती है। ये मैक्सिमम, बड़े से बड़ा किसी का स्टमक हो तो उसमें इतनी जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो इतनी जो है वो जा सकती है। और इसके अंदर भी जो है वो एसिड आते हैं, ठीक है, पावरफुल एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, जो खुराक की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। और वो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसमें एक होता है पेप्सिन और रेनिन जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। और मिल्क की यानी कि जानवरों से हासिल होने वाली चीजों की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। और HCl जो है वो वैसे ही खुराक को बारीक तरीन करता है। तो इसके बाद जो है वो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए एंजाइम्स और क्या होते हैं। एंजाइम जो है वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। सारी चीजें जो है पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है। तो मोस्टली जो है वो चीजें अगर पेपर में आ जाती हैं, आप लोगों से पूछा जाए एंजाइम किस चीज के बने होते हैं, ठीक है, तो आप नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोगों ने प्रोटीन पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हमारी बॉडी सारी की सारी, बाल, हेयर, नेल्स, कोई भी हमारी बॉडी की चीज है वो सारी की सारी चीजें जो है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो आप लोगों ने हमेशा प्रोटीन पे, वहां पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रोटीन पे ही क्लिक करना है। एंजाइम्स क्रिएट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शंस जब पैदा होते हैं तो हमारी जो खुराक है या हमारे जो न्यूट्रिएंट है उनको तोड़ते हैं, ठीक है। और हमारे लिए जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हेल्दी रखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक 7.6 मीटर लॉन्ग, 7.6 टू 7 एग्जैक्ट इसकी अगर मीटर में 22 फुट है तो आप लोग इसको मीटर्स में निकाल लीजिएगा। आई थिंक 7.6 मीटर है या 1 मीटर है, इसको आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, और इसकी ड्यूरेनियम, जुजोनियम और इलियम, ये 3 चीजें जो हैं की बुनियाद पे इस, यानी ये 3 इसके हिस्से होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनियम जो है ये फर्स्ट सेगमेंट होता है, पहला हिस्सा, तो क्योंकि ये बहुत लंबी होती है ना, आप देखें 3 मीटर, आप गौर से सोचे, बल्कि ये फुट है, तो ये तकरीबन 6-7 मीटर आपके अंदर एक समझ ले नाली फिर रही है, और वो आपके पेट के अंदर है। 6-7 मीटर आप लोग डिस्टेंस निकालिएगा, काफी ज्यादा बन जाता है, ठीक है। इतने मीटर की एक लंबी नाली है, तो उसके 3 हिस्से हैं असल में, ठीक है। एक है ड्यूडेनियम, ठीक है, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इट्स लार्जली रिस्पांसिबल फॉर द कंटीन्यूअस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, ठीक है। इस पहले हिस्से का मेन काम होता है, खुराक स्टमक के बाद आती है, इसमें सख्त होती है थोड़ी, और उसको इसमें भी पिंच करना होता है, जैसे पिंच होती है ना, ठीक है, तो पिंच करना होता है ताकि खुराक जो है क्या हो जाए, मजीद बारीक हो जाए। तो उसके बाद जुजोनियम है, ठीक है, और इलियम है, ठीक है। और इन द इंटेस्टाइन आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये ड्यूडेनियम जो है खुराक को पिंच करती है। अब ऐसे समझ लें कि खुराक को उसने पिंच किया, ठीक है, और उसकी जो ही वो पिंच करेगा तो उसमें से जो फुदला जाता है वो तो इसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है, और उसमें से न्यूट्रिएंट जो है वो बाहर निकल आते हैं। जो न्यूट्रिएंट बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, जिजोनियम और एलियम में, वो क्या करती है, हमारी ब्लड के अंदर इनको शामिल करवा देती है। और कंटेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट आउट सेमी सॉलिड, यानी कि स्टार्ट में जो है क्या होता है, माइक अपने ऑफ कर ले, जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि सख्त होती है खुराक, और उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जब एलियम में जाती है तो ये पानी की शक्ल में वहां से निकलती है, और साथ ही फुदलाचार जो है वो बड़ी, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें चले जाते हैं। साथ ही पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का आप लोग को पता है कि ये जो है वो क्या करता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है, ठीक है, और ग्लूकागॉन और ये 2 हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं।
अभी मेरे माइंड से निकल गया, अभी मेरे माइंड में था, ठीक है। तो ये निकल गया ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। और एक और हार्मोन है, अभी मुझे याद आ जाएगा, आप लोगों को बता देता हूँ। ये दो हार्मोन पैंक्रियास प्रोड्यूस करती है, और वो कैसे प्रोड्यूस करती है, वो एक जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसको शामिल करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब खुराक इंटर होती है तो साथ ही ये वाला जूस, जिस तरह बोतल हम लगवाएं, किसी को बोतल लगे बीमारी में तो ऊपर से टिप टिप करके गिर रही होती है, सेम ऐसे ही टिप टिप करके जो ये पैंक्रियाज है बिल्कुल मैदे के नीचे होता है, ठीक है। वो क्या गिरा रहा होता है, अपनी रतूबत गिरा रहा होता है, जिसके अंदर ग्लूकागॉन होता है, और एक और चीज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी मुझे माइंड में आ जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, और कार्बोफैट्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। और इंसुलिन, सॉरी अभी आ गया याद मुझे, ये लिखा हुआ भी है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक शुगर को ज्यादा नहीं होने देती, एक शुगर को कम नहीं होने देती। जितनी शुगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा भी आ जाए तो जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी वो दे देती है, और बाकी जो शुगर है उसको क्या करती है, पास आउट करवा देती है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स का काम है शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। मजीद आपने इसको सर्च आउट करना है, कल मुझे बताना है कि इंसुलिन ज्यादा नहीं होने देता या ग्लूकागॉन ज्यादा नहीं होने देता, ये दोनों को आप लोगों ने कल सर्च आउट करना है, ठीक है। बल्कि अभी कर लीजिएगा लेक्चर के बाद। लिवर जो है जी, इसका बड़ा अहम काम है। लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। उसके अलावा लिवर में जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है जाके स्टोर होते हैं। लिवर बाइल क्यों प्रोड्यूस करता है, पहले तो बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है वो इसलिए करता है कि हमारी बॉडी में सेल्स टूट रहे होते हैं, और वो सेल्स टूट के कहां पे जाते हैं, सीधे लिवर के पास जाते हैं। लिवर जो है उन टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स को, सॉरी रेड ब्लड सेल्स जो टूटे हुए हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स भी इसे कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी इसे कहा जाता है। पीपीएससी के पेपरों में आ जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कौन सा है, तो नीचे आजाद दिए आपने लिवर के ऊपर टिक करना है, ठीक है। तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं हमारी पूरी बॉडी के, तो वो सारे किसके पास आते हैं, वो सारे आते हैं इसके पास, लिवर के पास। जी मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट बस। तो लिवर के पास आते हैं, लिवर क्या करता है, उसको बाइल जो है जूस है उसकी शक्ल में भेजता है गाल ब्लैडर के पास, पित्ते के पास, ठीक है। और पित्ता जो है उसे दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ही खुराक शामिल होती है वहां पे क्या करता है, टिप टिप करके उसको वहां पे गिरा रहा होता है कतरों की शक्ल में, ठीक है। और इसका काम क्या है, बाइल जूस का, ये फैट जो है उसकी तोड़ फोड़ करने के बाद हमारे जिस्म का उसे हिस्सा बनवाता है, फैट्स को। समझ आ रही है। तो ये तो जी लिवर है, ठीक है। और इसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है हमारी पूरी बॉडी की, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई खास नहीं है, आप लोगों ने खुद इसको रेड आउट कर लेना है। लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन है, ये 6 फुट की होती है, ठीक है। तकरीबन 1.89 मीटर की होती है, ठीक है। आप लोगों ने इसे चेक कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। और इसमें भी वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसको मजीद करने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों जो हमारे पेपर में आता है, ये मैंने तो वैसे काफी सारी चीजें दे दी है, लेकिन आप लोगों ने जो याद रखना है, या जो मैंने 2-3 पेरे मैंने खुद पेपर दिए, एक्सपीरियंस किया है, तो एक ही सवाल आता है कि वाटर कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है या फैट कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं। तो याद रख लो कि वाटर खास तौर पे वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी का हिस्सा जाके बनता है, ठीक है। और फैट्स भी हमारी बॉडी का यही पे हिस्सा बनते हैं। इसको आप लोगों ने देख लेना है। रेक्टम जो है वो हमारा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आखिरी हिस्सा होता है। हमारा जो फुजला जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। वो निकलते नहीं है, यहाँ पे आके स्टोर होते हैं, और फिर एनएस जो है उसके थ्रू हमारी बॉडी से क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं। तो 6 स्टेज है, आप डाइजेशन है, ठीक है, इंजेशन है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। और यानी ये वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। इंजेक्शन जो है इसमें क्या होता है, फूड और खुराक जो है वो सारी क्या होती है, हम स्वालो करते हैं। और प्रोपल्जन जो है इसमें क्या होता है जी, वो हमारे जीआई ट्रैक पे जाती है खुराक, ठीक है। और फिर मैकेनिकल डाइजेशन है, उसमें तोड़ फोड़ होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। केमिकल डाइजेशन जो है इसके अंदर सीक्रेशन एंजाइम आते हैं, वो खुराक के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, और केमिकल ब्रेक डाउन करवाते हैं। और फिर अब्जॉर्प्शन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर डिफेक्शन होती है, यानी कि जो जिन चीजों ने हमारे जिस्म का हिस्सा बनना होता है वो बन जाती है। और फुजला जाते होते हैं, जो एक्सक्रीशन होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी बॉडी से निकल जाती है, ठीक हो गया जी। और टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव कौन कौन से एंजाइम होते हैं जी, डाइजेस्टिव एंजाइम में एमिलेज होता है, लिपेज होता है और प्रोटेज होता है, ठीक है।
एंजाइम ये वाला क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, और हमारे जिस्म का हिस्सा बनाता है शुगर की शक्ल में जाके, फिर वो आगे जो है वो मजीद ब्रेक डाउन हो जाता है। लिपेज दिस वर्क विद लिवर बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स। लिपेज जो है वो जो बाइल जूस है उसके साथ मिलके क्या करता है, हमारे फैट्स को तोड़ता है, ठीक है। और ये जो प्रोटेज है ये क्या करता है, मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और अमीनो एसिड जो है वो लास्ट पार्ट होते हैं प्रोटीन का, ठीक है, यूनिट होते हैं प्रोटीन का, वो हमारे जिस्म का प्रोटीन भी जो है वो क्या बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। जी अभी टाइम हमारे पास थोड़ा, मीटिंग एंड होने वाली है, 4 मिनट है, आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर लीवर के बारे में दोबारा थोड़ा सा बता दें। जी लीवर ग्रेव यार्ड ऑफ सेल होता है जो हमारे सिलेबस तक है। वैसे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो जितना हमने पढ़ना है वो ये है कि लिवर इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ सेल्स। और कौन से सेल्स, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी से टूटते हैं, और वो टूटने के बाद, बल्कि जितने भी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से टूटते हैं, उसमें से खास तौर पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जब टूट के हमारे लिवर में आते हैं, ठीक है, तो टूटने के बाद उनका लिवर जो है वो एक जूस बना देता है जिसे बाइल जूस कहते हैं, और वो बाइल जूस जो है वो गाल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है, और गाल ब्लेडर से वो ऐसा ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में टिप टिप करके गिरता है, और उसका फंक्शन अभी मैंने बताया कि वो फैट्स को क्या कराता है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनाता है। जी थैंक यू सर। जी जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो कर लेंगे। सर बुक कौन सी लेनी है? अच्छा जी आखिरी आज का अहम टॉपिक, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा, मैं जाती तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा हूँ। मैं किसी की कोई साइड नहीं ले रहा, मैं किसी की जो है वो ये नहीं कह रहा कि मेरा उनके साथ कोई ताकि मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बुक जो है वो एक अच्छी बुक है, उसको आप लोग पढ़ें। बाकी बुक्स आप ना भी पढ़ें, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर बाकी बुक्स आप ना भी पढ़ें तो आप लोगों का काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। वो बुक के अंदर सारी चीजें मौजूद है, अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जो मैं यहाँ टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, अगर आप वहाँ वो वाले निकाल के सिर्फ उतने ही पढ़ लिया करें तो आपका काम चल जाएगा। वो बुक है, ये एक नवाज भट्टी साहब है, उनकी बुक है, ठीक है। मैं उनको नहीं जानता, मैं बिल्कुल उनको नहीं जानता, मैं उनकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा खुदा के लिए, लेकिन उनकी बुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने नवाज भट्टी की फिजिकल एजुकेशन की बुक, मेरी मिसिस भी तैयारी कर रही है और इस वक्त वो भी मेरा लेक्चर सुन रही है, ठीक है। मेरा लेक्चर जो है मेरी मिसिस भी सुन रही है इस वक्त, और उनको भी मैंने वही बुक रिकमेंड की है। और वो वाली, वैसे तो बुक सबके पास, आप लोगों के पास भी और बहुत सारी होगी, मेरी मिसिस के पास भी और सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं उसे हर बार ये कहता हूँ कि आप ये बुक पढ़ें, इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसको सर्च आउट करें, ठीक है, तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो हक नवाज जो भट्टी की बुक है उसको आप लोग जो है कोशिश करें खरीदने की। जी कोई और सवाल है तो बोले। सर मोहम्मद नवाज भट्टी या हाँ जी, ये हक नवाज भट्टी है, ये फर्स्ट? मोहम्मद नवाज भट्टी कोई इस तरह का ही नाम का बंदा है, लेकिन उसकी बुक अच्छी है बेटा। सर मेरे पास पिछले साल वाली है, क्या वो पढ़ लूं या कोई इस मसला, वाले मैं बताता दोबारा हूँ आप लूं? लोगों को। आपने अगर आज के दिनों में आप लेक्चरशिप का टेस्ट देना, आप अखबार भी पढ़ा करें, आप सुबह 6 बजे की खबरें भी सुना करें, रात को 9 बजे की खबरें सुना करें, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। आपको नहीं, जब अल्लाह करे आप लोग इंशाल्लाह पास होंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे तो इस तरह की चीजें वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सुना करें, जनरल नॉलेज के साथ थोड़ा सा अपना ताल्लुक रखें, और उसमें सिर्फ आप ये हमारी बुक्स वाले जो है ना राइटर, ये काम शाम नहीं करते, ऊपर वाला पेज चेंज करते हैं, तो आप लोग वही सारी चीजें हैं वही रखें, कोई मसला नहीं है नहीं लेने। सही सर, थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन है तो बोले। सर ये जो आप डेली का लेक्चर दे रहे थे, इसके एमसीक्यूज डेली के लिए भी मिल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें से होते बेटा हैं? वो डेली के मैं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह कल या परसों में टेस्ट लेना है मैंने आप लोगों का, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास ही आ